नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जनता महंगाई से कराह रही है, आधे भारत पर अकाल का खतरा है, कई राज्य अंधेरे में डूबे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 समंदर पार कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा में व्यस्त हैं, लेकिन देश की संसद और देश की मीडिया में ना तो महंगाई की चर्चा, ना सूखे की, ना बिजली की और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की। चर्चा हो रही है तो एक मुलाकात पर। रविवार को छुट्टी के दिन वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात की खबर आई और आज पूरे दिन उस मुलाकात पर संसद में हंगामा होता रहा। खुद वेद प्रताप वैदिक का कहना है कि वो पत्रकार हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे से मुद्दा विहीन कांग्रेस को जैसे इस मुलाकात की खबर मिली वो आक्रामक हो गई। वेद प्रताप वैदिक बीजेपी के शुभचिंतक माने जाते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव के विश्वस्त भी हैं, इसलिए कांग्रेस सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर बीजेपी पर हमले कर रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर किस हैसियत से और किसके इशारे पर वेद प्रताप वैदिक आतंकी हाफिज सईद से मिले। कांग्रेस ने वैदिक की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हाफिज से वैदिक की मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या पीएम मोदी का दूत बनकर मोस्ट वांटेड आतंकी से मिले वेद प्रताप वैदिक? क्या किसी पत्रकार का आतंकी से मिलना गुनाह है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मुलाकात की यह तस्वीर देश में सियासी उबाल की वजह बनी है। 26/11 हमलों के आरोपी और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले हाफिज सईद के साथ पत्रकार वेद प्रताप की तस्वीरें देख कांग्रेस ने सरकार को घेरा है, लाना शुरू कर दिया और सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। इंडियन सिटीजन on Indian passport travels, no, so what I'll explain, sir, and meets the most wanted terrorist, not only in this country but all over the world. He has returned to India. What action the government proposes? One minute. Will you allow your citizens to openly meet terrorists? What criminal action will be taken? He should have been arrested. वैदिक हाफिज की मुलाकात पर हंगामा बढ़ता देख सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए अरुण जेटली उठे। जेटली ने कहा कि हाफिज सईद आतंकी है, लेकिन वैदिक और हाफिज की मुलाकात से सरकार का कोई लेना देना नहीं। Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. हाफिज सईद कौन है और क्यों उसे कहा जाता है मोस्ट वांटेड? इसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। 26/11 की साजिश रचने वाला हाफिज हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला वो शख्स है जिस पर अमेरिका तक ने करोड़ों डॉलर्स का इनाम ऐलान कर रखा है। हाल के दिनों में हाफिज ने एक इंटरव्यू में खुलकर इंडिया के खिलाफ जहर उगला। इंडिया को मैं दहशतगर्द नजर आता हूँ। क्यों? बिल्कुल इसी तरह जैसे चोर को थानेदार दहशतगर्द नजर आता है। देश के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करने वाले हाफिज सईद से मिले थे पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। वैदिक से मुलाकात से पहले दिए इंटरव्यू में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को खुली चुनौती दी थी। नरेंद्र मोदी जिस तरह बात करना चाहता है, हम भी उसके साथ उसी तरह बात करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इसी इंटरव्यू में हाफिज सईद ने अपने ऊपर लगे 26/11 के आरोपों को भी खारिज किया था। मैं ये पूछता हूँ कि क्या तुमने ये साबित कर दिया कि बंबई हमला हाफिज सईद ने किया था? अभी तक तुमसे ये तो साबित नहीं हो सका। हाँ जी, 6 साल हो गए, झक मार ली तुमने, सारी दुनिया में शोर मचा लिया। हाफिज के इन बयानों से जाहिर है कि वो हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रखता है। देश के खिलाफ आतंकियों को भड़काना हाफिज की फितरत है। ऐसे में वेद प्रताप वैदिक और हाफिज की मुलाकात से कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। इस मसले पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। संसद में हंगामा बढ़ता देख वेद प्रताप वैदिक ने इस विवाद में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद का नाम लिया। वैदिक ने कहा
कि वो पाकिस्तान अकेले नहीं गए थे, कांग्रेस के नेता भी उनके साथ थे। ये यात्रा मेरी किसके साथ हुई? सलमान खुर्शीद के साथ हुई, मणिशंकर अय्यर के साथ। मणिशंकर जी अय्यर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, परम मित्र की तरह हैं। वो मुझे अपने साथ ले गए थे वहाँ एक संवाद में सेमिनार के लिए। राज्यसभा में हंगामा और फिर वैदिक का अय्यर का नाम लेने पर मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। वेद प्रताप वैदिक के बयान पर अय्यर ने आरोप लगाया कि दौरा सिर्फ एक दिन का था और वैदिक कई दिन तक पाकिस्तान में रुके रहे। हम गए थे एक दिन के लिए, लेकिन डॉक्टर वैदिक कुछ हफ्तों के लिए रुक गए थे। जो उन्होंने किया 15 तारीख के बाद, उसका और हमारे वक्त से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस इस मुलाकात को मामूली बात मानने को तैयार नहीं है। हाफिज सईद जैसे आतंकी से वैदिक की मुलाकात कांग्रेस को इसलिए भी मुद्दा लग रही है क्योंकि वैदिक को बाबा रामदेव का करीबी माना जाता है। जाहिर है इसी बहाने सरकार को घेरने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो वेद प्रताप वैदिक की जिस तरह से मुलाकात हुई है इंडिया के मोस्ट वांटेड से, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन कोहली बीजेपी के नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। एनके सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पीएल पूनिया कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला आप दोपहर के सामना के संपादक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर मैं वेद प्रताप वैदिक से भी उनका जवाब लूंगा। लेकिन पहला सवाल पूनिया साहब आपसे है मेरा, क्या आपत्ति आप लोगों की है? वेद प्रताप वैदिक कह रहे हैं कि एक पत्रकार की हैसियत से वो मिले हाफिज सईद से, तो क्या हर्ज है इसमें? देखिए, डॉक्टर वैदिक जी गए। वैदिक जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, पत्रकार रहे हैं, अब राजनीति से थोड़ा बहुत वास्ता रखते हैं, बाबा रामदेव के बहुत ही निकट हैं और बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार उससे निकट हैं। एक प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम खत्म हो गया, बाकी लोग वापिस आ गए जी। वैदिक जी वहां रहते हैं और 15-20 दिन तक वो विभिन्न लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मिला, पार्लियामेंटेरियन से मिला, बहुत अच्छी बात है मिला, लेकिन जब हाफिज सईद से मिले वो भी जुगाड़ लगा के, कोशिश करके, लोगों को माध्यम बना के, उनको प्रयास करके वहां पर मिले। भाई दुनिया में तो कहा जाता है उनका पता नहीं कहां पर है, उनके लिए अवार्ड रिवार्ड दिया जा रहा है उनके सिर पे, उनकी गिरफ्तारी पर जी। लेकिन ये उनके सही अपने घर पर जाके मिल लेते हैं। ये सब पूरा हुआ और सवाल ये है कि वो किससे मिल रहे हैं। वो एक पत्रकार है, पत्रकार कहीं भी जा सकते हैं, पत्रकार अब नहीं है लेकिन रहे हैं तो चलिए मान लें, लेकिन वो एक नागरिक भी, हिंदुस्तान के नागरिक हैं जी जी, और वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन उनके यहाँ जाके मिलते हैं। ठीक है, उनको मिलने के बाद वो ऐसा बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आता हूँ, बहुत बड़े गौरव की बात है। पीएल पूनिया ये तो बड़ी गलत बात है। मेरे साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा जो कि शिवसेना का मुखपत्र है उसके संपादक हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात सही है? आप तो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में जो हमला हुआ था, खून खराबा हुआ था, कई लोगों की जान गई थी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, उसका पूरा खाका खींचा था इसी शख्स ने, इसी दहशतगर्द ने। जी देखिए, हाफिज सईद ने जिस तरह से 26/11 की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद न केवल हाफिज सईद बल्कि पूरे पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई राजनयिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, क्रीड़ा का संबंध नहीं रखा जाना चाहिए। ये शिवसेना का बहुत साफ सुथरा स्टैंड है। लेकिन जो लोग इसके साथ, पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्ते रखना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एक दूसरे से वार्ता करना चाहते हैं, वही लोग डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक एक पत्रकार की हैसियत से अगर हाफिज सईद से मिलते हैं, जो वेद प्रताप वैदिक बारंबार कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पत्रकार की हैसियत से, वेद प्रताप वैदिक का भेजा हुआ दूत नहीं है, न कोई हूं, फिर भी उस पर ये हंगामा खड़ा करते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, ये हंगामा खड़ा करते हैं सर, ये अपने आप में आश्चर्यजनक। सवाल सुन लीजिए, जब हम बात करते हैं वेद प्रताप वैदिक जी की, तो साथ में आपको यह ख्याल में रखना पड़ेगा कि बाबा रामदेव के बहुत करीबी हैं। यही नहीं, चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी साहब के समर्थन में तमाम लेख वो लिखते रहे, तो एक खास तरह की विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं। और उसके बाद वो जाकर उस शख्स से मिलते हैं जो भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है। आपको सही लगता है ये? देखिए, उससे मिलना नहीं मिलना ये अपने आप में व्यक्ति की, उसकी नैतिकता पर डिपेंड करता। प्रेम शुक्ला तो नहीं मिलना चाहेंगे हाफिज सईद से, लेकिन प्रेम शुक्ला
डॉक्टर वेद प्रताप वैदी के पत्रकारिता के मानदंडों पर अपने को उचित मानते हैं तो उनका विरोध भी नहीं कर सकते। दलीप पड़गांवकर बहुत कांग्रेस के करीबी थे। यही कांग्रेस का कोई नेता अगर मिल रहा होता वहां पर अमेरिका में, कांग्रेस का कोई नेता या कांग्रेस का कोई समर्थक उनकी विचारधारा से जुड़ा शख्स मिल रहा होता तो अभी हाय तौबा आप कर रहे थे और अभी बहुत आप इंटेलेक्चुअल स्टैंड अपना रहे हैं। देखिए पत्रकार नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप अगर जवाब नहीं सुनना चाहते, आरोप लगाना चाहते हैं तो अलग बात है, फिर आप कुछ भी लगा लीजिए, मैं शांत बैठता हूं, आप भी बोल लीजिए। अगर आप सुनना चाहते हैं अपने सवाल का जवाब तो जरा धैर्य रखिए। ये देखिए गुलाम मोहम्मद फई जो है, जो दलीप पड़गांवकर जब जो कश्मीर एसोसिएशन का ISI के फंड से संचालन करते थे, ये अमेरिकी एजेंसियों ने, FBI ने जिन पर केस रजिस्टर किया, दलीप पड़गांवकर उनके कार्यक्रम में जाते थे। किसी ने नहीं कहा दलीप पड़गांवकर को अरेस्ट कर लो। कभी भारतीय जनता पार्टी ने, कभी शिवसेना ने ये मांग नहीं की दलीप पड़गांवकर को अरेस्ट कर लो। क्यों? क्योंकि वो पत्रकार है, एकेडमिशियन है, पत्रकार होने के नाते मिले, पत्रकार इंटरव्यू ले सकता है। लेकिन अगर कोई नेता जाकर मिलेगा या कल वेद प्रताप वैदिक ही कल हाफिज सईद को ये या अबेट करते हुए दिखाई देंगे, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग आपके पास आऊंगा, उसके पहले जवाब के नाते साक्षात्कार तक सीमित है। जी आप सुन रहे हैं क्या कुछ कहना प्रेम शुक्ला का? क्यों हाय तौबा, कांग्रेस क्यों ये हाय तौबा कर रही है? देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप उनका सरकार ने उनकी विजिट को स्पॉन्सर नहीं किया और हर व्यक्ति कह रहा है कि वो उनको मिलना नहीं चाहिए था। पूरे देश का दुश्मन है जी, पूरे दुनिया में उनका आतंक फैला हुआ है। ऐसे व्यक्ति के साथ वो औपचारिक भेंट करने जाते हैं, अनौपचारिक भेंट करने जाते हैं, तो इसका इनको क्या तकलीफ है? इनको ये कहने में क्या दिक्कत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था? इतना ही कह दें कि एरर ऑफ जजमेंट है, कि उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया, ये भी कह सकते हैं। लेकिन उसका खुला समर्थन देके तो लगता है कि जरूर दाल में कहीं काला है। अच्छा। तो ये जुड़े हुए हैं, सत्ता दल से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, हो सकता है इनके दूत के रूप में वहां पर गए हो, तो ये भी एक सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से सुबह से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की तरफ से जो बराबर निरंतर उनका समर्थन किया जा रहा है, आता हूं सर, आपके पास किया जा रहा है। एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह जी, बात ये भी निकल के आ रही है, इस बैक चैनल कोई डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है, वेद प्रताप वैदी का वहां पर जाना, क्या आपको ऐसी कोई गुंजाइश इसमें नजर आ रही है? नहीं, बैक चैनल डिप्लोमेसी इसके पहले से एक दूसरा ऑलरेडी चैनल है, साफमा वगैरह उसके लिए है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती है। पर मैं इसके पहले कुछ और बातें कहना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान कई बार गया हूं, आज भी मुझे मौका मिले तो मैं दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू करूंगा, ओसामा बिन लादेन जिंदा रहते तो मैं उनका करता। ये परंपरा रही है पूरे विश्व में। प्रभाकरन का इंटरव्यू हुआ है जो हजारों हत्याएं करा चुका था, वीरप्पन का हो चुका है, बांदा में था वो जो अपराधी, उसका तमाम लोगों ने किया इंटरव्यू। अपराधी का, नक्सलाइट्स का हम लोग जंगलों में जाके अपने रिपोर्टर्स भेजते थे, 20-20 दिन जंगलों में रहते थे और तब किसी बड़े नक्सलाइट का इंटरव्यू करके लाते थे। इंटरव्यू लेने कहां गए? ये पत्रकारिता की परंपरा रही है। नहीं गए थे। और परंपरा, पहले रुक जाइए, सुन लीजिए, सुनने के बाद इंटरप्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। आप कम से कम सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, सुनने के रखिए। CRPC का सेक्शन 39 और 37, तो बताइए कि सेक्शन 37 और 39 ये इंजॉइन करता है किसी भी पर्सन पे, सिटीजन नहीं, पर्सन पे, कि वो जैसे ही किसी ऐसे अपराधी के बारे में जो वांटेड क्रिमिनल हो, उसके अगर वेयर अबाउट जानता है तो वो पहले पुलिस ऑफिसर को बताए। यहां पे ये केस अप्लाई नहीं होता क्योंकि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद 2 दिन पहले हाई कोर्ट में तकरीर करके आया है। हाफिज सईद कहां है, कहां नहीं है, ये हर आदमी जानता है, कोई सीक्रेट नहीं है, इसलिए ये अप्लाई नहीं करता। हम मान लेते हैं कि वेद प्रताप वैदिक बीजेपी के नुमाइंदे के रूप में गए थे, वो पत्रकार बीजेपी के थे। क्या ये मुमानियत है कि बीजेपी के थॉट्स वाला पत्रकार नहीं हो सकता? ये कहीं नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)(a) सिटीजन के लिए है, न कि बीजेपी वाले। एनके सिंह जी, यो अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है हाफिज सईद ने, उसने लिखा है कि अनौपचारिक मुलाकात थी। वो शख्स जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है, भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, तमाम आतंकी साजिशों को अंजाम दे चुका है, उससे अनौपचारिक मुलाकात का क्या मतलब है? नहीं, अनौपचारिक का ये मतलब होता है, लेकिन अनौपचारिक मुलाकात का क्या मतलब? अखिलेश, बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार होता है कि हम लोगों से ये कहा जाता है, भारत में भी
आपके पॉलिटिशियंस कहते हैं, देखिए ऐसा है कि फॉर्मल इंटरव्यू तो नहीं होगा, लेकिन आप उसको बगैर हमें कोट किए लिख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो यह चाहिए था कि इस मुलाकात में वेद प्रताप जी से बैठा के पूछे कि अच्छा क्या क्या जेस्चर थे, उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा था, कैसे आपसे बात किया, क्या क्या कहा, इसका फायदा उठाना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जा रहा है एनके सिंह जी, हो सकता है इसीलिए उनको भेजा गया हो। नहीं भेजा नहीं गया है, यही मैं कह रहा हूं, नहीं भेजा भी गया है, मान लीजिए भेजा गया, ये कह रहा है कि हो सकता है सरकार के नुमाइंदे के तौर पर मान लीजिए कि भेजा भी गया है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि कंट्री के सॉवरेंटी को, इंटीग्रिटी को क्वेश्चन कर रही है? आप मानसिक दिवालियापन है कि इसका विरोध किया जा रहा है। लगातार वर्ल्ड के जर्नलिज्म में यह माना जाता रहा है। पीएल पूनिया जी, अब आपसे मेरा सवाल, सर आता हूं आपके पास। पीएल पूनिया जी, आपके नेता दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था आज और तमाम तरह से विरोध किया इस घटना का। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो हाफिज सईद को साहब कह चुके हैं और ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह चुके हैं। देखिए, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज मुद्दा है, नहीं सर, आप टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन आपके पार्टी के महासचिव है, ये तो दोहरा रवैया कहा जाएगा ना। डॉक्टर वैदिक जी को कहा जाएगा, इसके ऊपर मेरा स्पष्ट मत है, उनको कतई नहीं जाना चाहिए था। वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अनौपचारिक वार्ता क्या होती है? अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल, जहां पर व्यक्तिगत संबंध बनाए जाते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, वो उस पे होता है। इसका क्या है? कौन सी जर्नलिस्ट असाइनमेंट पे वो गए थे, कोई इंटरव्यू लेने भी नहीं गए थे, वो पत्रकार की हैसियत से नहीं गए थे, उन्होंने इस हैसियत से वहां पहुंचे भी नहीं थे। और इस तरह से जाना, आप बता दीजिए कि भारत के किस कानून में लिखा है कि इंडियन सिटीजन नहीं मिल सकता, ये बता दीजिए किस कानून में लिखा है। अगर वो कहते, प्रेम शुक्ला जी, आपको मुलाकात की थी, जी, उसी दिन अगर इंटरव्यू करके उसी दिन वो खुलासा करते तो मैं मानता। उसी दिन किया, वो लौट के हिंदुस्तान आए तो उन्होंने टेलीविजन चैनल को ये बात बता दीजिए। आते हिंदुस्तान में उन्होंने ये कहा मैं मिल के आया हूं, आप चाहे तो जानकारी टीवी पे ले सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल है, यही यासीन मलिक जाते हैं इस्लामाबाद में फरवरी 2013 में, हाफिज सईद से मिलते हैं, आप लोग जबरदस्त विरोध करते हैं, हाय तौबा मचाते हैं। लेकिन अब वेद प्रताप वैदिक गए हैं तो आप लोग कुछ कह नहीं पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे, चूंकि वेद प्रताप वैदिक बाबा रामदेव से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थन में तमाम लेख लिखते रहे हैं, आपकी विचारधारा के इसलिए आप लोग आपत्ति जाहिर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये आपका कयास हो सकता है। देखिए, आप यासीन मलिक को और वेद प्रताप वैदिक को एक ही पैरामीटर पर नहीं रख सकते ना। यासीन मलिक कहाँ गए थे? तो एक धरने में उनके शामिल होने हाफिज सईद के साथ गए थे। यासीन मलिक है कौन? तो सेपरेटिस्ट लीडर हैं। एक अलगाववादी नेता यदि एक आतंकी नेता के साथ मिलता है और उसे कॉज को सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ एक पत्रकार जाकर उससे इंटरव्यू लेता है, दोनों चीजों को एक मान लेंगे क्या? एनके सिंह किसी का इंटरव्यू करने जाएंगे, कल एनके सिंह नहीं, सुन तो लीजिए, एनके सिंह कल किसी का इंटरव्यू लेने जाएंगे उस घटना को, और कल मान लीजिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहिरी से मिलने चले जाएंगे, दोनों के एक ही मानेंगे क्या आप? चलिए, अयमन अल जवाहिरी का इंटरव्यू लेने एनके सिंह जाएं और अयमन अल जवाहिरी से मिलने के लिए यदि उसी तरह से जो है बहुत कोशिश की, हम कराची में गए थे एक सेमिनार में और हमने बहुत कोशिश की कि दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू हो जाए, नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो क्या कहा जाता है कि भारत के खिलाफ हम हैं? ठीक है, नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। नलिन कोहली जी, आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत वेद प्रताप वैदिक का मिलना भारत के सबसे बड़े गुनहगार से? मैं इसको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि वो है भारत के सबसे बड़े गुनहगार, वो एक आतंकवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जहां तक जो प्रश्न उठा रही है कांग्रेस पार्टी, इस पे लगातार मैं जवाब देता हूं। भाजपा इससे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या रिमोटली इन्वॉल्व नहीं है। भारत सरकार ने इसको स्पष्ट किया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, संसद में, कि भारत सरकार ने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, रिमोटली नहीं इन्वॉल्व है। अब प्रश्न ये उठता है, पत्रकार का अधिकार है कि वो ले ना ले, ये उसे तय करना है। क्या हम लोग अब तय करना शुरू करेंगे कि पत्रकार क्या करें? ये फाइन डिबेट है। लेकिन बात नलिन कोहली जी, देखिए बात इतनी सीधी सपाट नहीं है जैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक के बारे में यह कहा जा रहा है, जो कांग्रेस का भी कहना है, कि वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं है, बाबा रामदेव से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने की उनकी भी कल्पना थी, तमाम लेख लिखते रहे अखबारों में, टीवी चैनलों पर, उनके समर्थन में बोलते रहे, और बाबा रामदेव सबसे बड़े पैरोकार रहे नरेंद्र मोदी के। तो आप लोगों से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो। मैं जवाब देता हूं, ठीक है, लेकिन वैदिक जी हमारे मतलब मेंबर भी नहीं है, ना आरएसएस के मेंबर है। अब मैं डायरेक्टली रिवर्स आर्ग्यूमेंट पूछता हूं, जो लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक कितना अजीब सा है।
वाड्रा जी लैंड लॉस तोड़ते हैं, एसपीजी प्रोटेक्टिंग है, एयरपोर्ट में जाते थे बिना चेकिंग और फ्रिस्किंग के, प्रियंका जी के साथ रहते हैं, तो उसका मतलब क्या जोड़ना चाह रहे हैं? इन्वॉल्व है सारी गलत एक्टिविटीज में। कहां चले गए आप? ये कैसी लॉजिक हो गई? मतलब ये क्या लॉजिक हो गई? एक पर ये लॉजिक क्या हुई? एनके सिंह कोई लॉजिक देना चाह रहे हैं? एनके सिंह जी क्या लॉजिक है? अच्छा मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट के सीक्रेट नुमाइंदे के, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि अगर वो गए थे, क्या वो हाफिज सईद से ये कहने गए थे कि भाई भारत में आतंक करो, बहुत अच्छा है, करते रहो? नहीं, बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि उनका हृदय परिवर्तन करने गए थे। क्या हृदय परिवर्तन वो शख्स जो दूसरों का ब्रेन वॉश कर रहा है? कितना नहीं, बाबा क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, बाबा की आधी बात समझ नहीं आती, लेकिन क्या करने गए तो थोड़ा सा अप्लाई करिए आप माइंड, क्योंकि लॉजिक हमेशा एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ होता है। क्या वो गए होंगे तो हाफिज सईद से ये कहा होगा कि भारत में खूब आतंक कीजिए, बड़ा अच्छा है, या ये कहने गए होंगे कि आप भाई साहब चले आइए भारत में, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा? क्या ये संदेश लेके गए? ये दोनों एब्सर्ड लॉजिक है जिसको भाई आपने जवाब प्रश्न पूछ रहे दिया ना, मैं जवाब दे देता हूं ना। दीजिए, बोलिए नलिन, बोलिए, आता हूं आपके साथ, पहले बोलिए नलिन। बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार दोनों चाहते हैं कि हाफिज सईद जो है पहले जेल में जाए, उसमें मुकदमा हो और फांसी के लायक है, इसमें क्या डाउट है? इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसके दिल परिवर्तन से क्या उसने गुनाह किया है वो कम हो जाएगा? ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? ये आप उनसे पूछिए जो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने उदाहरण, इस मुद्दे का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं आप। अरे अब महंगाई है, महंगाई को लेकर इतना अच्छा आप चल सकते थे, बजाय इसके आप एक नॉन इशू को लेकर रेस कर रहे हैं। पीएल पुनिया जी आपसे सवाल। पीएल पुनिया जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, हाँ जी, आज का मुद्दा है वो देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। हाफिज सईद से मिलते हैं जो कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका आतंक है। उनको यूएन के द्वारा उनकी संगठन को टेररिस्ट संगठन घोषित किया जा चुका है। उनके पकड़ने पे, मारने पर उनको 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति पे जाते, ऐसे व्यक्ति के पास जाके समझाइए आप क्या कहना चाहते हैं? और बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, पुनिया साहब हम पूछना ये चाहते हैं पीएल पुनिया जी कौन सी जर्नलिस्टिक असाइनमेंट थी? पीएल पुनिया साहब सवाल मेरा सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात हुई वेदप्रताप वैदिक की, पत्रकारिता कोई संबंध नहीं। पीएल पुनिया जी सवाल सुन लीजिए, सर वरिष्ठ नेता है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। पीएल पुनिया साहब एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। वेदप्रताप वैदिक अगर मिलते हैं हाफिज सईद से तो भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा, ये मुलाकात कैसे खतरा है, ये बताइए सर। देखिए इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आप दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में खासतौर से ये देना चाहते हैं कि हाफिज सईद कोई बुरा नहीं है, उससे तो हम जाके मिलते हैं, उनसे दोस्ती है, वो हमको भोजन कराते हैं। वो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इसलिए कोई सम्मानित व्यक्ति डेलीगेशन में वहां जाते हैं, वहां रुक जाते हैं और रुकने के बाद में ये खेल करते हैं और बाद में कहते हैं नलिन को हाँ मुझे लगा एक बयान दिया मणिशंकर अय्यर साहब ने भी, तो कौन सी किस तरह की नलिन जी किस तरह की वार्ता करना चाहते थे? क्या आखिर मकसद क्या रहा होगा नलिन जी? क्या आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं? ये जानना चाहते हैं क्या मकसद रहा होगा कि मुझे लगा कि इनसे वार्ता हो सकती है। एक मिनट जवाब ले लीजिए सर, किसकी तरफ से वार्ता करना चाहते थे? किसके इशारे पर मुलाकात हुई होगी वेदप्रताप वैदिक की मुलाकात हाफिज सईद से? नलिन कोहली जी मुझे हंसी आ रही है और एक रूप से तरस भी। ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू जो करके रहा है, तो ये कहने का अर्थ है क्या कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको ऑथराइज किया था या कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रही थी? वैसे ही क्या यूके की गवर्नमेंट ने किया? वीरप्पन का इंटरव्यू हुआ, किशन जी का इंटरव्यू हुआ, कितने लोगों का हुआ? अब जर्नलिस्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस देश में इमरजेंसी लगी। ये जर्नलिस्ट अपने आप एथिक कोड कर देते हैं, लेकिन इस पर आप जो है कैसे कह सकते हैं जबरदस्ती की भाजपा इसके पीछे, भारत सरकार पीछे? हम चाहते हैं कि हाफिज सईद जो है उसको फांसी चढ़े और आप हमसे कह रहे हैं हम जाकर उसका मन परिवर्तन करें। क्या बात कर रहे हैं पुनिया जी? सवाल आप तीनों नेताओं से, मैं भी वहीं पर खड़ा हूं। नलिन कोहली जी हमें पता है अगर कि हाफिज सईद हमारे पड़ोस में हमारा सबसे बड़ा गुनहगार है, उसको कैसे अपने यहाँ लाए, कैसे सजा दे, ये प्राथमिकता नहीं है, बल्कि मुलाकात पे राजनीति हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएल पुनिया जी परिवर्तन करने आप लोगों की भी सरकार लंबे वक्त तक रही है, कहते हैं कि उनका मन परिवर्तन करने गए थे।
अरे बाबा रामदेव जो है, बाबा रामदेव है ना, वो भाजपा के सदस्य तो नहीं है। आप कैसे जबरदस्ती कह रहे हैं? तो मुझे उस लॉजिक से बताइए जो मैंने पूछा है। वाड्रा जी प्रियंका जी के पति हैं, वो गलत कहते तो क्या आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं? नलिन कोहली वहां तो शांतर हो रहे हैं। सर तो डॉक्टर हाफिज, माफ कीजिएगा, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की जिस तरीके से हाफिज सईद से मुलाकात हुई उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ही देर में वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने मेहमानों से बातचीत कर रहा हूं। एनके सिंह जी, एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है मोटा मोटी तौर पर। कहा यह जा रहा है कि अगर वेद प्रताप वैदिक जुड़े हुए हैं बाबा रामदेव से, बाबा रामदेव मोदी के कट्टर समर्थक हैं और चुनाव के पहले आपने भी देखा था किस तरीके से मोदी के समर्थन में लगातार लेख लिखते रहे वेद प्रताप वैदिक, क्या उनको इसके बावजूद एक पत्रकार कहा जा सकता है? उनका यह कहना सही है कि वो एक पत्रकार की हैसियत से मिले हैं हाफिज सईद से? इस भारत में 5 जन अखबार भी है, कांग्रेस का भी अपना ऑर्गन निकलता है जी, पीपुल्स डेमोक्रेसी सीपीएम का निकलता है। क्या ये अखबार नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो एवरी सिटीजन को है, पत्रकार के कोई अलग से नहीं है, तो ये सारे अखबार निकलते हैं? क्या इनके लोग पत्रकार नहीं है? क्या अभी आपने प्रेम शुक्ला को कहा है प्रेम शुक्ला पत्रकार नहीं है? जी। मुझे लगता है कि हम सबसे अच्छे, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज 24 में। इस मुलाकात को लेकर तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले जरा ये बताइए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बहुत बातें हुई। पिछले 3 दिन से सारे टेलीविजन चैनल्स पर घंटों मैंने बताई हैं जी। यहाँ जैसे ही मैं आया मैंने संपर्क किया और लोगों ने मुझसे, पत्रकारों ने संपर्क किया। 3 दिन पहले रजत शर्मा ने, जो कि हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध एंकरों में से हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। मैंने सारी बात खोल के, सब एक भी शब्द ऑफ द रिकॉर्डिंग है। ये बिल्कुल साफ साफ मीटिंग थी। इसमें किसी का कोई अंदेशा नहीं, कोई किसी का संदेशा नहीं, कोई किसी का मैं एनवॉय नहीं, कोई किसी के कहने से यानी किसी के दबाव से ये मीटिंग हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जिस दिन पाकिस्तान से लौटने वाला था उसके एक दिन पहले रात को कई चैनलों ने मुझे इंटरव्यू किया। उन्होंने पूछा कि आप इतना सख्त बोलते हैं आतंकवाद के खिलाफ, आपने धमकी दी। मैंने कहा मैंने कोई धमकी नहीं दी है। अपने आप लोगों के दिल में ये दहशत पैदा हो गई है कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब वो कोई चू चपड़ बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप हाफिज सईद से मिले कि नहीं मिले? मैंने कहा मुझे तो उसका पता ही नहीं कहाँ है, कहाँ यहाँ लाहौर में बैठा है, इस्लामाबाद में, पेशावर, मुझे क्या मालूम। उसी वक्त जो जर्नलिस्ट मेरे पास इकट्ठा थे उनमें से एक ने फ़ोन किया और उसको बोला, तो हाफिज सईद ने कहा कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, उनके कई इंटरव्यू पिछले 3-4 साल से जब भी वो पाकिस्तान आते हैं या अफ़गानिस्तान जाते हैं तो बराबर सुनता रहता हूँ। उनके लेख भी जो वहाँ पाकिस्तानी अखबारों में छपते हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं उनसे मिलूँगा। तो ये जब मुझे उन्होंने कहा तो मैंने कहा टाइम पूछिए कब मिलेंगे, तो टाइम पूछा, उन्होंने सब बताया। दूसरे दिन 7 बजे मैं पहुँच गया। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू क्या हमारे राजदूत ने नियुक्त करवाया, तय करवाया? अरे राजदूत तो सब देशों में मैं जाता हूँ। अभी एक डिबेट में राजदूत मेरे साथ बैठे हुए थे जी, वो मुझसे कहते हैं कि आप हमको प्रधानमंत्री से मिलाने ले चलिए। हम मिलते हैं तो हमसे फॉर्मल बात करते हैं, आप मिलते हैं तो प्रधानमंत्री आपसे 2-2 घंटे बात करते हैं। राष्ट्रपति करज़ई के पास जाता हूं तो कई राजदूत मेरे साथ मिलने गए आज तक। पिछले 40 साल में सारे देशों में, हमारे नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, सब लोगों से मेरा सीधा संबंध है। जी। लेकिन मैं डिप्लोमेसी में नहीं पढ़ता हूँ, मेरी डिप्लोमेसी 1+ डिप्लोमेसी। लेकिन सर वो जो आप मुलाकातें करते हैं उन मुलाकातों में और हाफिज सईद से मिलने में फर्क है। हाफिज सईद भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, दुनिया का एक बड़ा आतंकवादी है। ये मुलाकात आखिर कैसे संभव हो पाई? क्या ये इत्तेफाकन मुलाकात हुई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बिना ISI के संभव नहीं है हाफिज सईद से मिलना। वो नहीं, वो उसका रहस्य मैं खोलूंगा जी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछता हूं कि जनरल मुशर्रफ की कुछ मेहरबानियां मुझे गिना दीजिए। हाफिज सईद से कम मेहरबानियां उसने भारत पे की है जी। हजारों लोग हताहत हुए, अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ, करगिल का युद्ध हुआ, उसको आपने क्यों बुलाया भारत? क्यों मनमोहन सिंह जी उससे मिले? आप मुझे ये बताइए। महाभारत का युद्ध होता था जी, क्यों धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन से मिलते थे? बातचीत से ही चीजें हल होती है। और एक पत्रकार का काम यह है समझना, दूसरे के दिमाग को पढ़ना, दूसरे के हृदय को समझना। तो क्या पढ़ता है? दूसरे की मजबूरियां और दूसरे के जो कंपल्शन है, अनिवार्यता, वो समझना।
डॉक्टर और ये काम क्या समझ पाए मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारे पड़ोसी देशों में किया। ठीक है सर आप क्या समझ पाया उसके बारे में? जी कि मैं उसके बारे में ये समझ पाया कि उसके दिमाग में वही भावना है जो जनरल अयूब खान के थी। वो ये समझता है कि हम भारत पर काबू कर सकते हैं, हम भारत को तोड़ सकते हैं। मैंने उससे पूछा, आप कभी भारत आए हैं? आपको पता है कि भारत कितना बड़ा देश है, भारत की ताकत कितनी ज़्यादा है। 4 बार आपने जंग कर लिया और भारत का आप बाल भी बांका नहीं कर पाए। और अब जो समय है, ऐसे कठोर प्रधानमंत्री का समय है, ऐसी कठोर सरकार का समय है कि जंग करना बिल्कुल बेमतलब हो गया है। और अब दोनों देशों के पास परमाणु बम है, जंग की बात कोई सोच ही नहीं सकता है। अब तो बात करने से ही सारे मामले हल होंगे। और सबसे बड़ी बात, तशद्दुद को खत्म करना होगा। आप हिंसा के जरिए अगर चाहते हैं कोई लक्ष्य पाना तो वो बिल्कुल असंभव होगा। और फिर मैंने कहा कि बंबई में जो कांड हुआ और दूसरे जो कांड हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी आप पर है। सारे भारत के लोग ये बोलते हैं। अच्छा सर, एक चीज मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि 2 अदालतों ने मुझे मुक्त कर दिया। जी वेद प्रताप वैदिक जी, एक बात मैं नहीं समझ पाया। आपके बहुत करीबी हैं बाबा रामदेव, उनका ये बयान आया है कि आप हृदय परिवर्तन करना चाहते थे हाफिज सईद का। वो शख्स जो तमाम लोगों के ब्रेन वॉश करके उन्हें दहशतगर्द बना देता है, आतंकवादी बना देता है, क्या कुछ कामयाबी आपको मिली? कुछ हृदय परिवर्तन कर पाए आप? देखिए, सुनिए, या उसने आपका कर दिया? नहीं, देखिए इसमें बात क्या है, आप इसमें बाबा रामदेव को दोष मत दीजिए। बाबा रामदेव एक सन्यासी हैं। हमारे देश में कई बड़े बड़े नेताओं को, और अब मैं आपसे आज खोल के ये बात कह देता हूँ कि देश के कई प्रधानमंत्रियों को विदेश नीति की कुछ समझ नहीं होती है। विदेश नीति के बारे में वो जो सामान्य तौर से सोचते हैं वो बोल देते हैं, और उनकी ये बात एक आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना चाहिए। अच्छा, जब मैं जाता हूँ, मैंने बाबा रामदेव से एक बार कहा कि आप जब तक मनमोहन सिंह जी नहीं बोलेंगे और माता सोनिया जी नहीं बोलेंगे, मैं बड़ा एम्बेरेस्ड अनुभव करूंगा। दोनों मेरे मित्र हैं और मनमोहन सिंह जी नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा मेरे बड़े मित्र रहे हैं। तो ये बात रामदेव जी पे असर हुई, उन्होंने बोला। तो अच्छा। इसी तरह की 50 बातें हमारे दोस्तों के बीच, हमारे मिलने वालों के बीच होती है। तो हो सकता है कि रामदेव जी ने इसी आधार पर कह दिया हो कि वो उनका दिल बदल दे। लेकिन ये बात कि दिल बदला कि नहीं बदला, ये मैं कह सकता हूँ, ये उससे पूछिए। ना जाने कितने लोगों को मारा, इंसानियत का दुश्मन है जो। मैंने जैसा आपको बोला भी कि वो तो बाकी लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बना देता है। नहीं, सुनिए। जी देखिए, हृदय परिवर्तन की बहस थोड़ी अप्रासंगिक है, लेकिन क्योंकि आपने उठा दी है, मैं इसको उठाना नहीं चाहता था, बहस असली दूसरी है, लेकिन आपने उठा दी है, तो मैं आपसे कहता हूं कि हृदय परिवर्तन के तो हजारों उदाहरण इतिहास में है। अंगुलीमाल से ज्यादा खतरनाक ही क्या है आदमी। अंगुलीमाल ने सारे बिहार का सफाया कर दिया था। भगवान बुद्ध उसके पास खुद चल के गए। तो डॉक्टर वैदिक, आपको लगता है कि ऐसा कुछ परिवर्तन हो पाएगा? उनकी उंगलियां काट के मालाएं बनाता था। नहीं, आपको लगता है कि ऐसा कोई परिवर्तन हो पाएगा जिसके पीछे अमेरिका है? अमेरिका का गुनहगार, भारत का गुनहगार कुछ बदल पाएगा, लगता है आपको अपनी इस मुलाकात से? देखिए, ये सवाल आप एक गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको हाफिज सईद से पूछना चाहिए। अभी बरखा दत्त मुझसे कह रही थी कि हाफिज सईद से मैं कैसे पूछूं, कैसे मिलूं। तो बरखा से मैंने कहा, आप मेरे साथ पाकिस्तान गई थी, दर्जनों वहाँ के पत्रकार आपको जानते हैं, आपके भक्त हैं, उनसे कहिए कि वो हाफिज सईद से पूछें कि डॉक्टर वैदिक से मिलके आपके दिल पर क्या असर पड़ा। आपसे एनके सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये उसको बताना चाहिए। जी डॉक्टर वैदिक, एनके सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी डॉक्टर वैदिक जी, आपने जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह विधान सम्मत है, नैतिकता सम्मत है और पत्रकारिता के सारे वसूलों के कॉन्सोनेंस में है। कतई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फक्र है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी ये इंटरव्यू करता। बस एक चीज जानना, आप दर्जनों बार अफगानिस्तान गए हैं, तमाम हेड ऑफ द स्टेट से आपका परिचय है, व्यक्तिगत परिचय है। जब आपने ये बात कही उससे मिलने के लिए, तो क्या कोई एक ये प्रेजेंट किया कि हम इसको फॉर्मल इंटरव्यू में के रूप में लेना चाहते हैं, कैमरे पे लेना चाहते हैं, या ये इनफॉर्मल बातचीत होगी? उस पर उसका रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, जैसे सडनली हुआ ना, जो जर्नलिस्ट मुझे घेरे खड़े हुए थे लाहौर में, उन्होंने अचानक फोन किया, अचानक बात तय हुई और अचानक समय तय हुआ। तो मैं इतना सोच ही नहीं पाया, क्योंकि पहले कभी मैंने सोचा ही नहीं था पाकिस्तान जाते वक्त कि हाफिज सईद से भेंट हो भी सकती है। मुझे तो असंभव लगती थी ये बात। और एक मायने में ये बहुत बड़ा स्कूप है इस वर्ष का सबसे बड़ा, कि हाफिज सईद
जिस पर 60 करोड़ का इनाम है जिसके सिर पर जी, वो मुझसे मुलाकात के लिए तैयार हो गया। अच्छा, अचानक सारा काम हुआ। इसलिए टेप रिकॉर्डर रखने का सवाल नहीं था, उसके सामने बैठ के नोट्स लेने का सवाल नहीं था। इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है सर। सारी बात पीएल पूनिया मेरे साथ और मेरे बीच में डॉक्टर वैदिक पीएल पूनिया है, वो कह रहे हैं कि गलत है। देखो कांग्रेस का राजनीति कर रहे हैं क्या आप सिर्फ? हाँ गलत, वो अरे वो गलत नहीं, अगर वो गलत नहीं कहें तो उनको पीएल पूनिया कौन कहेगा? अगर वो गलत न कहें तो उनको कांग्रेसी कौन कहेगा? पीएल पूनिया जी, आज कांग्रेस का जैसा दिवाला पिटा है भारत में, आज तक 150 साल में कभी पिटा नहीं। इतना बड़ा दिवाला पिट गया कांग्रेस का, उसके पास कोई विचार नहीं है, उसके पास कोई सुझाव नहीं है। इसलिए राज्यसभा में वो वैदिक के विरोधी नहीं है, कांग्रेसी मेरे भक्त हैं। नरसिंह राव जी के जमाने में मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते थे यही लोग, मेरे घर पर बिना अपॉइंटमेंट के लाइन लगाए रखते थे यही लोग। प्रधानमंत्री जी और हम दोनों बैठ के कई सभाओं में हमने सभाएं की हैं, पुरस्कार बांटे नरसिंह राव जी ने और मैंने, और इंदिरा जी मुझे नाश्ते के लिए बुलाया करती। अब ये विरोध क्यों? अब कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं है, मुझे मौका देंगे तभी तो बोलेंगे। मेरे विरुद्ध कांग्रेसी नहीं है, वो है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, मेरे विरुद्ध नहीं है। पूनिया जी भी मेरे विरुद्ध नहीं होंगे। पीएल पूनिया कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको सुन लीजिए। बोलिए 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 बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर वैदिक जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के माने जाने व्यक्ति हैं, और वो ये मेरी समझ में बात नहीं आई, हाफिज सईद से इनसे मुलाकात और डॉक्टर मनमोहन सिंह से और परवेज मुशर्रफ से मुलाकात, उसका आपस में क्या बराबरी है? भाई आप डॉक्टर मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ वो सरकारों के मुखिया थे, उनके आपस में बात होती रहती है। और आज नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, पहले जो वीजा नहीं देते थे वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन एक अपराधी के साथ में इस तरह के करना, और मैं समझता हूं कि आपने जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा मन में। नरसिम्हा राव जी के टाइम में आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक कहते थे लोग आपस में, लेकिन आपका इरादा शायद ये रहा होगा कि इस नरेंद्र मोदी के काल में भी कुछ इस तरह का किया जाए ताकि इनके भी उतने ही नजदीक पहुंच जाए। ऐसा तो ये हमारा अंदाज है, मान सकते हैं। मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अवश्य कहूंगा, ये मैं अवश्य कहूंगा, आपको गलतफहमी है पूनिया जी, ये डेफिनेटली एरर ऑफ जजमेंट, ये आपका उनसे मिलना डेफिनेटली जी, आप मेरी जगह होते अगर और कुछ नहीं कहा जाए। पूनिया जी, हाँ ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, पूनिया जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बात आप पर लागू होती है, आपके जैसे लोगों पर बात लागू होती है जो अवसरों का फायदा उठाते हैं। वेद प्रताप वैदिक को जवाहरलाल नेहरू को और लाल बहादुर शास्त्री के बाद सारे प्रधानमंत्री बहुत नजदीकी से जानते रहे हैं। एक भी प्रधानमंत्री, और मनमोहन सिंह जी मेरे नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े मित्र हैं, उनसे 1000 बार मिला हूंगा, गिनती नहीं जितनी बार मिला हूंगा, 1000 बार फोन पे बात हुई होगी। कभी डॉक्टर वैदिक भारत का ये कह दे, डॉक्टर वैदिक कभी बात सुनो जी, आपने नजदीक होने की बात कही, मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री से ये कहा हो कि मुझे संसद सदस्य बना दो, लेकिन सर मुझे उपराष्ट्रपति बना दो, मुझे गवर्नर बना दो, मुझे राजदूत बना दो। आप किसी बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा रहे सर? मेरा मुंह काला कर सकते हैं सर कि कभी आप बैक चैनल डिप्लोमेसी का हिस्सा रहे? क्योंकि एक तबका ये भी कह रहा है कि ये सब कुछ आपने सरकार के इशारे पर किया है। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मैं कभी शपथ वपथ में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया आज तक जब से मैं पैदा हुआ हूँ जो मैं कहता हूँ उसको सच मानती है। लेकिन आप सार्वजनिक तौर से मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं शपथ लेने के लिए तैयार हूँ, ये कहने के लिए कि मैं किसी बैक चैनल डिप्लोमेसी का अंग नहीं हूँ। मुझे सरकार के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि आप जाके ये करें। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि पिछले 10-20 साल से किसी की ये हैसियत नहीं है कि मुझे ये बताए कि आपको ये करना है, और मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। क्या मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था? कितने प्रधानमंत्री जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, जिन्होंने मुझसे ज्यादा देश की सेवा की है।
लेकिन मैंने तो आज तक कोई पद नहीं मांगा, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं भाषण देता हूँ, ये आपको मालूम है, ठीक है। और ऐसा भाषण देता हूँ मुझे बताइए, बड़े बड़े सांसदों को हरा सकता हूँ, लेकिन कभी मैंने कभी किसी पद के लिए कोशिश नहीं की। इसलिए पूनिया जी का कहना बिल्कुल गलत है कि नरेंद्र मोदी के क्लोज होना चाहता हूँ। अरे नरेंद्र मोदी का नाम ही मैंने प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री पद के लिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी का नाम ही मैंने प्रस्तावित किया। कट्टर समर्थकों में से माने जाते हैं और आप जाकर मिल लेते हैं हाफिज सईद से, जो दुनिया भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, इसीलिए लोग लिंक जोड़ रहे हैं सर। नहीं सुनिए, और नहीं तो वो लिंक थोड़ा देखिए, जो लिंक लोग कर रहे हैं उनकी सामान्य बुद्धि है, वो अपनी तरह का मुझको समझते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, बहुत विनम्र प्रार्थना, कि वो इस आदमी को समझने की कोशिश करें जिसके बारे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री तो हर देश में है जी, वेद प्रताप वैदिक कौन से देश में है, लेकिन जो जहाँ जाता है वहाँ उसकी बात सब लोग सुनते हैं, ये भी वहाँ के प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, आम जनता भी सुनती है। देखिए सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक ये भी तथ्य है कि 26/11 की घटना के बाद से किसी भी भारतीय पत्रकार को हाफिज सईद ने इंटरव्यू नहीं दिया, आप ही क्यों? नहीं दिया, मुझे निकलना होगा। ये देखिए, इसमें एक बात बताता हूँ जी, कि मेरी 20 बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर मेरे इंटरव्यू हुए हैं। मैं किसी पे गुस्सा नहीं होता, मैं तर्क करता हूँ, और मेरी दलीलें, ऐसा मैं सोचता हूँ, मैं गलत भी सोच सकता हूँ, दलीलें काफी पुरजोर होती हैं, वो लोगों को कन्विंस करती हैं, वो लोगों के चित्त को मोड़ती है। चलिए, जो लोग कहते हैं ना आपका क्या प्रभाव पड़ा, अरे मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा? नलिन कोहली जी, मेरी दलीलों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उसने ये बात कही है जी, जिसने फोन किया उसको कहा जी। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, मैं वो नलिन कोहली का रुख करना चाहूंगा, वो जाना चाह रहे हैं। नलिन कोहली जी, क्या आपको लगता है कि वेद प्रताप वैदिक की जिस तरह से हाफिज सईद से मुलाकात हुई है, इसका कुछ हासिल हो सकता है कूटनीति के स्तर पर अगर हम बात करें? कोई हासिल नहीं हो सकता, ये एक जर्नलिस्टिक एंटरप्राइज हो सकता है। भारत सरकार की नीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आतंकवादी हैं। भाजपा की कहीं नीति पर कहीं फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को इससे ये तो हम जवाब इसलिए बैठे हुए हैं आज क्योंकि कांग्रेस अननेसेसरी प्रश्न उठा रही है। जहां तक मुझसे पूछे, आज प्रधानमंत्री ब्रिक्स देश में है, ब्रिक्स बैंक बनने की बात हो रही है, बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, वो महत्वपूर्ण है। सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कांग्रेस देश हित में क्या बात करना चाहती है। सरकार में जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से मुलाकात करके कुछ अहम जानकारियां ले हाफिज सईद के बारे में, कुछ फायदा हो, हाफिज सईद को पकड़ा जा सके इससे। यही ज्यादा आईबी को यही करना चाहिए था, यही सबसे उपयुक्त तरीका होता। ये अगर ये बात करना है तो इट इज अबाउट बेसिकली द सिक्योरिटी एंगल एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। हाफिज सईद की मंशा से कोई लेना देना नहीं है जी। अगर एजेंसीज को ऐसा लगता है वो करेंगे, लेकिन हाँ क्लियर है, हम इस इंटरव्यू के पीछे नहीं है। इंटरव्यू एज ए जर्नलिस्ट उनका अधिकार है, मेरा आखिरी उन्होंने किया, ना भाजपा ना सरकार इसमें है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती इसको जोड़ना चाहती है। आखिरी सवाल वेद प्रताप वैदिक जी आपसे है मेरा, क्या आप नरेंद्र मोदी साहब जब वापस लौटेंगे विदेश दौरे से, क्या आपकी कोशिश होगी कि उनसे मिलकर जरा हाफिज सईद के बारे में उनको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दें, हाफिज सईद पकड़ा जा सके? देखो एक बात सुनो जी, मैं हाफिज सईद को पकड़वाने के लिए नहीं गया था, ये मेरा काम नहीं है पत्रकार का जी, ये मैं पत्रकारिता के धर्म से गिरने का काम, पतन का काम है। मैं गया था बातचीत करने, मैं गया था उनको समझने, मैं गया था उसकी बात आगे क्या करने वाला है, क्या उसका चित्त है, उसको समझने के लिए। चलिए, अगर मैं वो काम करता हूँ जी तो वो एक प्रकार से अनैतिक काम होगा। मैं देखो कानून को तो तोड़ सकता हूँ जी, कई बार कानून तोड़े हैं, आज लेकिन एक पत्रकार से पहले भारतीय भी तो है सर, भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है, कई बार जेल गया हूँ, कानून तोड़ा, लेकिन मैं एक पत्रकार से पहले आप एक भारतीय भी हैं और भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है। पत्रकारिता के धर्म से गिरूंगा नहीं जी। नहीं, अगर आप मुझे अगर भारत का रक्षा मंत्री बना दें और मैं बनने को तैयार हूं, मैं कोई मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं। चलिए ठीक है सर, अगर मैं मंत्री हूं तो मैं सीधी कार्रवाई करूंगा, मैं प्रधानमंत्री हूं तो सीधी कार्रवाई करूंगा। ठीक है लेकिन वेद प्रताप वैदिक हूं जब तक, ठीक है, तब तक मैं नैतिकता के रास्ते पर चलता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर, इतना ही वक्त हमारे पास है। पीएल पुनिया जी माफी चाहूंगा और प्रेम शुक्ला जी आपके पास में नहीं आ पाया, वक्त फिलहाल इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। आज सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी है।